गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जो सीटेट में 2024 में क्वेश्चन आया था उसका हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का करने वाले पार्ट 1 जो रहेगा जिसमें से सीडीपी का क्वेश्चन आया था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो उसका क्वेश्चन हम लोग पीवाई के क्वेश्चन करने वाले हैं और यह पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, डेट है 14 दिसंबर 2024, जो हाल में जो पिछला हुआ था 2 सेशन में हुआ। 14 एक 14 को हुआ, एक 15 को एग्जाम, तो 2 दिन एग्जाम हुआ था 14 और 15 को। तो ये हम 14 वाला क्वेश्चन करने वाले सीडीपी का, ये प्रीवियस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी का आज का पहला प्रश्न के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऊपर में इंग्लिश रहेगा, नीचे हिंदी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग हिंदी को टारगेट, मतलब हिंदी में आप लोग बताएंगे। जिसको इंग्लिश वाला है, इंग्लिश इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके इंग्लिश वाला बना लीजिएगा। हिंदी वाला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हिंदी क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करते हैं? अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, बच्चों की विभिन्न आवश्यकता एवं अनुरूप पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक रणनीति को संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। और ऑप्शन में बच्चों में खामियों की पहचान करता है और उनकी सही ढंग से नामीकरण करता है। तो बताइए समावेशी शिक्षा में क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है? बच्चों के क्या होता है? बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं और अनुरूप पाठ्यचर्चा और रणनीति को तैयार करता है और उनको संशोधित करने का काम करता है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बता, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग एंड डज नॉट इंक्लूड। तो इंग्लिश वाला है, तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? तो बताइए अधिगम के सार्वभौमिक कल्पों में क्या शामिल नहीं, पूछा है। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थी जो जानता है उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी था, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। ऑप्शन नंबर सी बोलता है, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। और ऑप्शन नंबर सभी शिक्षार्थियों को सूचना ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को देना। तो बताइए अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प से क्या समझता था? सार्व यूनिवर्सल से समझ क्या समझ में आता है? नहीं पूछा है। अब नहीं को देकर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है, कौन सा शामिल नहीं होगा? तो इसका सही होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षार्थियों को नामीकरण करना, नामीकरण लेबलिंग नहीं करना है और वर्गीकरण नहीं करना। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलता है यहाँ पे लेबलिंग नहीं करना और कैटेगराइज नहीं करना। तो ये नहीं पूछा, तो नहीं वाला देख के देखेंगे तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की देख लेते हैं। इसमें बोलता है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है? तो नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी नई मतलब प्रभावी रणनीति है? उदाहरण प्रस्तुत कराना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना और ऑप्शन में एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। पहले देखिए नेगेटिव जो है उसको काट दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सी प्रभावी रणनीति पूछा है? तो कौन सा प्रभावी रणनीति होगा? 4 ऑप्शन है, आप बताने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले बोलता है इसमें छात्रों को याद करने के लिए सब प्रोत्साहन। चौथा ऑप्शन जहाँ जहाँ वो काटिए, यहाँ काट दिए। 4 और गए हैं नहीं है, चलिए यहाँ से तो ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया। चलिए देखिए, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, बच्चों के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये सही है। बच्चों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे, ये भी सही है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देंगे, तो ये भी सही। तो 1 2 3 कहाँ पे है? 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही जगह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ले भाई इसके क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन वाला पढ़िए और यहाँ पे हिंदी में हम लोग करते हैं। इसमें बोलता है, इसको चेंज करते हैं क्या? चलिए देखिए, भाषा और सोच प्रतिक्रिया के बीच संबंध को प्रस्ताव रखने हुए ले वाइस के बारे में पूछता है, निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा के अवधारणा को अवबद्ध किया है? तो ले वाइस के द्वारा पूछा है, भाषा क्या है? आत्म केंद्रित भाषा को एक रूप है जिसके प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाषा संज्ञात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञात्मक में संबंध नहीं करती है। भाषा सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा क्या था? एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों को सुगम बनाती है। देखिए बाधा डालती है, गलत है, वो ये तो बोला है ना, स्वतंत्र रूप से जो संज्ञान को नहीं है, ये भी गलत है। और क्या है? केवल बुनियादी बोला, ये भी गलत है। तो ये सब सारा गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सभी लैंग्वेज के जो बोला है, तो लैंग्वेज ने क्या है? भाषा, संस्कृति और विचार को देता है। लैंग्वेज
कल्चर और सोशल। तो लैंग्वेज, कल्चर, सोशल। लैंग्वेज कैसे, भाषा, संस्कृति और विचार को, तीनों को यह महत्व दिया था लैंग्वेज। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। हालांकि अंतर समूह व्यक्तित्व विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश व्यक्ति, स्वलीनता माने ऑटिज्म है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ बोला ऑटिज्म, ऑटिज्म वाले बच्चे के बारे में पूछ रहा है, ऑटिज्म। चलिए, उन्नत समाज में कौशल प्रदर्शित करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चा, दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं, कल्पनाशील खेल के उच्च कौशल को प्रदर्शित करते हैं, उन्नत सामाजिक भावना, पारस्परिक उपलब्धियों प्राप्त करते हैं। तो अब तक बताइए कि स्वलीनता वाले बच्चे में क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑटिज्म वाले बच्चे कहते हैं ये दिनचर्या या चरणों को क्या करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या कहते हैं, दिनचर्या और सख्ती से पालन करते हैं। उच्च समाज वाले, ये वाला तो नहीं हो पाएगा। कल्पना से कौशल प्रदर्शित ये नहीं है, उपलब्धि वाले नहीं है। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर, जीन पियाजे से आया था, कंजुगेटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। जीन पियाजे के बारे में देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार बताना है क्या है। पहले है, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। दूसरा बोला है, अनुभव के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। अपरिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा जीन पियाजे के बारे में। इसको छोटा कर दे रहे ताकि आपको दिख जाए। बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जिन पर जो अनुभव और संज्ञानात्मक क्रियाओं का वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, तो यही हो जाएगा, वर्तमान जो स्तर है उस पर निर्भर करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे होता है माध्यम के वजह रटने पे ये गलत हो जाएगा, पूर्व ज्ञान पे कोई भूमिका नहीं है, जैविक ज्ञान तो ये सब सारा गलत हो जाता है, तो गलत पे आपको छोड़ दीजिएगा। अब पॉजिटिव की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है, क्या बोलता है, विजुअल चैलेंजेस टीचर शुड बी यूज, क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदी पढ़िए आप लोग। इसमें कलर चेंज करते हैं, एक मिनट। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता जिसको देखने में दिक्कत है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को खाली जगह उपयोग करना चाहिए, जो यहाँ पे बताना है। तो कि क्या होता है, जो विजुअल, जो दृष्टिबाधिता बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, ब्रेल एवं एक श्रावण प्रणाली है, आवृत्ति संग्रह संरचना उपकरण स्पष्ट तंत्र देना चाहिए, आवृत्ति संग्रह संरचना उपकरण एवं श्रावण तंत्र देना चाहिए, या बेल एक स्पष्ट प्रणाली है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस तरह का बच्चों को जो रहेगा, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए हम क्या करेंगे बताइए। तो सबसे पहले देखें, ब्रेल एक श्रावण प्रणाली ये तो देंगे नहीं, सिर्फ हम क्या कहते हैं इसको स्पर्श प्रणाली, ब्रेल के साथ साथ क्या करेंगे, स्पर्श प्रणाली प्रोवाइड करेंगे, उसको छू के उसको ये महसूस करने के लिए हम ये प्रणाली को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही ऑप्शन में डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यहाँ बोलता है, फीज ने क्या बोलता है, एक मिनट, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए, फीज ने विश्लेषण किया कि उसे विशेष जेड सीखने वाली तुलना में एक्स संख्या को अधिक समस्या होती है। तो जेड वाले सीखने के समय एक्स में अधिक समस्या होती है, क्योंकि वह जेड में जो रुचि रखता है। तो क्या कहता है, वह जेड में रुचि रखता है। किस में रुचि रखता है, वह जेड वाला में रुचि रखता है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीज की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो यहाँ पे देखिए, जेड वाले सीखने पे ध्यान देता है और एक्स वाले में समस्या होती है। तो अब बताना कौन सी समस्या पे, स्मृति पे, संज्ञानात्मक संघर्ष पे, या संज्ञान पे, या अधि संज्ञान बताएं। इंग्लिश में पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो ये तो आसानी है फीज के बाद। तो क्या कहते हैं ये मोटोकॉग्निशन में, तो इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मोटोकॉग्निशन। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधि संज्ञान। तो यह याद रखिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पूछा है, तो हार्वर्ड गार्डनर बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्तावित किया था। हार्वर्ड गार्डनर को ना एनसीईआरटी में कितना 8 बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बताया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बहुबुद्धि के बारे में बताते हैं। बुद्धि मुख्य रूप से अनुवांशिक विस्तारित में मिलती है। दूसरा बोलते हैं, बुद्धि का सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धि अकादमिक सफलता और सफलता अनुमान लगाया जा सकता है। बुद्धि के समय साथ बदलती रहती है। अब लोग बताइए हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बुद्धि क्या था, समय के साथ क्या था, बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत तरह का बुद्धि दिया था, 8 बुद्धि दिया था। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। तरह तरह के भाषीय बुद्धि दिया था, वैज्ञानिक वाले बुद्धि, मतलब अलग अलग प्रकार का बुद्धि दिया था। टोटल 8 बुद्धि, तो बुद्धि का प्रकार का भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स वुड बी एडवोकेटेड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो बताइए प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताया है। प्रगतिशील शिक्षा में किसकी कथन सहमत होंगे। तो बताइए हिमायती में इनमें से कौन सा कथन सहमत होंगे। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने में समझने की आवश्यकता है, ये बोला है। दूसरा बोला है कि यह बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में पैदा होते हैं और उन्हें पृष्ठभूमि विकास करने में प्रभावित करते हैं। बचपन में अलग अलग जीवन चरण जिसमें से बच्चे के रूप में क्या किए हैं के बजाय वो वयस्क के रूप में क्या बनेंगे ज्यादा महत्व रखता है। अगला है बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और उन्हें समाज में उन्हें क्या कहता है भ्रष्ट करता है। तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। हार्वर्ड कवर्ड का आया था, तो इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक समय में पैदा होते हैं और यह उनके विकास में को प्रभावित करता है। तो क्या कहते हैं उनके विकास को प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ, आप लोग स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बोलता है क्या है भय और तनाव, क्या है भय और तनाव वातावरण बनाने में छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो बताइए भय और तनाव बच्चों को क्या सार्थक बनाना सचेत और हरदम रखता है और सीखने में सुसाधित करता है। कारण बोलता है इसीलिए करता है क्योंकि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब यहाँ पे विकल्प दिया है, आप बताइए कौन सा है। ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। ए सही है आर गलत है। ऑप्शन में भी बोलता है ए आर दोनों गलत है। ऑप्शन में ए आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या करता है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसका। चलिए तो क्या कर देंगे इसका हम लोग बढ़ते हैं। ए और आर दोनों गलत है तो क्या हो जाएगा ए और आर दोनों गलत है ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है भय और तनाव वातावरण छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखने और सार्थक बनाने में सुसाधित करता है। ऐसा नहीं है, हरदम ये नहीं करता है। अध्ययन केवल यहाँ पर केवल बोलता है बाहरी कारकों पर नियंत्रित है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बाहरी कारकों में आंतरिक कारकों भी दोबारा होता है। तो ये सही हो, इसका दोनों गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिनव का उदाहरण है। तो लक्ष्य अभिनव इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ पे बोलता है क्या गोल ओरिएंटेड। तो परफॉर्मेंस है गोल ओरिएंटेड बताना है, गोल ओरिएंटेड। पहला ऑप्शन है एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरे से बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। दूसरा एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। ऑप्शन में से बोलता है एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। और ऑप्शन में बोलता है एक छात्र किसी विषय में गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो गोल ओरिएंटेड के लिए बताइएगा गोल ओरिएंटेड में क्या होता है। चलिए तो इसका सही जवाब को हम लोग और बढ़ते हैं और इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें क्या था एक छात्र क्या था अच्छे ग्रेड पाने के लिए दूसरे से बेहतर करने के लिए क्या कड़ी मेहनत करता है। तो यही है गोल ओरिएंटेड। चलिए तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए एग्जांपल दिया असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में तो ये वीडियो मैंने बता दिया हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन। तो आपको बताना विद्यार्थियों को सीखने के लिए आकलन के लिए उदाहरण बताना है। तो सीखने के लिए आकलन का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा के शुरुआती के प्रश्नोत्तर विचार में मंथन करना। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है देश भर में छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकृत परीक्षण करना। और ऑप्शन नंबर 7 एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए उन्हें निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए करना। ऑप्शन में बोलता है एक अंतिम परीक्षा जिसमें से पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल हो। तो इसको बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो सही आंसर क्यों बताते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। क्या था पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत एवं प्रश्न के विचार का मंथन करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये मंथन करना। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़ते हैं। इसमें बोलता है क्या बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन उद्देश्य नैदानिक आकलन उद्देश्य का बताना है वर्णन करता है। पहला ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों की अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यावसायिक निर्देशों का कार्य तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के द्वारा प्रतिष्ठि प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 3 बोलता है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थी अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी को अपनी सहकर्मी में काम और समालोचना आकलन करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो बताइए नैदानिक आकलन का उद्देश्य क्या है। ये तो आसानी है।
तो नैदानिक मतलब क्या कहता है, उपचार करना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी की अतिरिक्त सहायता, बच्चों को जो पढ़ने के दौरान जो परेशानी हो रही है उनकी वो अतिरिक्त सहायता प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। इसमें 15 में बोलता है ले वायुस्की के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा देखते हैं। तो ले वायुस्की संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्तिगत क्रिया के रूप में, एक एकीकृत क्रिया के रूप में, एक पर्यावरण के प्रभाव अपनाने के प्रक्रिया में, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। हम क्या कहते हैं सही हो आत्मा, अगले बार उसके क्या बताया, बच्चों क्या कहते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव प्रोसेस है, बच्चों क्या कहते हैं सहयोग के माध्यम से क्या कहते हैं सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं। ले वायुस्की से फिर एक क्वेश्चन आया है। ले वायुस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, विद्यार्थियों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन करने के लिए पालन करना चाहिए, और विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो ले वायुस्की के सिद्धांत के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, बच्चों के साथ क्या कोऑपरेटिव, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए पार्टिसिपेट रेसिपल, क्या बोलता है रेसिपिकल टीचिंग विद द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ ये करना चाहिए। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो क्या विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इंग्लिश में पढ़िए विवेचनात्मक सोच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है प्रोमेट एनालिटिक थिंकिंग, तो एनालिटिक थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है, द्वितीय विश्व के फैसले में किन किन कारकों का योगदान था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, और ऑप्शन नंबर सी द्वितीय विश्व युद्ध में किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो आपको बताना है ये, इसमें क्या करना है, आपको सोच करना है, आपको सोच को मतलब कि आपको उसमें एक्टिविटी टाइप का करना है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन किन कारकों के योगदान, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं अपने में सोच विकास कर रहे, देखिए शामिल था ये नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, आप उसके बारे में थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे उस टाइप का। चलिए यहाँ पे देखिए आपको ये है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़िए पहले। अभिकथन दिया है ये न 12 साल की अमाना हर बार डरती है, हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या, तो गणित की समस्या हल करने के लिए कहती है, तो जब उसे बुलाती है कि आप ब्लैक बोर्ड में आइए और यहाँ पे आकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो डर जाती है क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और शर्मिंदा होगी, इसीलिए उसको डर है कि शर्मिंदा हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि अब यहाँ से कारण को पढ़ने के लिए क्योंकि पढ़िए, क्योंकि जब छात्र असुरक्षा और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा है। आप उसका विकल्प बताइए, आप सही आंसर बताइए इसमें से चुन के। 1 सेकंड का वेट करते हैं, 5 सेकंड का वेट करते हैं, आप बताने की कोशिश कीजिए तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, चलिए तो देख लेते हैं। हाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है और उनकी व्याख्या भी करता है। देखिए क्यों, क्योंकि जब डर जाती है उसे डर लगता है क्योंकि उसे शिक्षा डांटती है, असमंदा हो जाएगा। हाँ ये तो सही बात है, ये तो इसीलिए क्योंकि जब छात्र असुरक्षा अचिंतित महसूस करते हैं तो उनके शिक्षा का क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हाँ ये भी सही है, जब डर जाएगा असुरक्षा और चिंतित महसूस करने उसका शिक्षा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो ऑब्वियसली पड़ेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जीन पियाजे क्वेश्चन है। जीन पियाजे खाली जगह जीन पियाजे को खाली मानना है, लेवास्की को मानना है। तो बताइए जीन पियाजे और लेवास्की में क्या क्या है। पहला ऑप्शन आत्म केंद्रित वाक, स्वनिर्मित प्रभावी, नीक वाक संज्ञान में प्रयोगता, दूसरा नीक वाक संज्ञान अपरिवर्तित संकेत, आत्म केंद्रित वाक, आत्मनियमिक। आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़िए आसान से बन जाएगा। जीन पियाजे के बारे में ईगो देखिए, पहले ईगो स्पेस, इफेक्टिव सेल्फ रेगुलेशन, प्राइवेट स्पेस, कंग्रेटिव स्पेस, प्राइवेट स्पेस, कंग्रेटिव। तो आप बताइए जीन पियाजे क्या दे रहा है, जीन पियाजे दिया था और लेवास्की क्या क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में बताइए आप लोग। चलिए तो आंसर की हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या हो जाएगा, आत्म केंद्रित वाक, संज्ञात्मक अपरिपक्वता और निजी वाक और विनिमय द्वारा। तो देखिए लेवास्की ने 3 प्रकार का दिया था, साइलेंट स्पेस, प्राइवेट स्पेस, वो वाला सब दिया था। तो इसमें देखिए जीन पियाजे प्राइवेट स्पेस दिया था और इफेक्टिव रेगुलेशन दिया था। ईगो सेंट्रिक से कौन था, ये जीन पियाजे का था, और कॉग्निटिव ये जीन पियाजे का था। तो ये है प्राइवेट स्पेस और इफेक्टिव स्पेस, ये सेल्फ अपने से बच्चे क्या कहता है करके सीखते हैं, तो ये सब दिया था लेवास्की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें अभिकथन फिर दिया हुआ है। इसमें बोलता है ए है
लड़कों की तुलना में लड़के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में अधिक प्रभावित होने के जन्मजात प्रवृत्ति है। हाँ, ये तो है, सही है, ये अधिक जन्मजात प्रवृत्ति है। कारण पूछता है इसीलिए क्योंकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, ऐसा, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षा अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसा हो सकता है? आप लोग बताइए कि क्या सही हो जाएगा। इसको छोटा करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप लोग। चलिए हम लोग भी इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं आंसर। तो पहला स्टेटमेंट देता है लड़कियां, कारण पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए। देखिए इसमें मतलब लड़के की तुलना लड़की को सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर अधिक प्रभावित होने की जन्मजात। देखिए जन्मजात प्रवृत्ति नहीं होता, उसको आने के बाद क्या कहते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल और उनकी संस्कृति के द्वारा क्या कहता है उसकी प्रवृत्ति को बदला जाता है। कारण इसीलिए क्योंकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक समय से और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। यहाँ तो ठीक है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षा अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है, ऐसा नहीं है सामाजिक अधिक हो जाती है, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों इसका गलत हो जाएगा। चलिए तो ए और आर दोनों इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इंग्लिश पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 10 साल की काकुली गणित में एक कठिन सवाल से जूझ रही है, तो मैथ में जूझ रही है, उसके समस्या समाधान के लिए कौशल बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो उसको मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके शिक्षक क्या कर सकते हैं, उसे समस्या को छोड़ने के लिए अलग क्या अलग से जाने के लिए कह सकते हैं, कोशिश करते रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के और जरूरत पड़ने पर उसे आलम्बन देना, कड़ी से कड़ी सजा देना ताकि वो भविष्य में दोबारा ना कर सके, उसे समस्या समाधान देना। चलिए बताइए क्या होगा इसका, तो बहुत आसानी है। देखिए इसमें इसे समाधान ये नहीं करना, कड़ी भविष्यवाणी नहीं करना, अगले जाने के लिए करना, इससे क्या कहता है उसके लिए प्रोत्साहित करेगी टीचर और जरूरत पड़ने पे क्या करना है स्कार्फ फोल्डिंग देगी, स्कार्फ फोल्डिंग देगी, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 22। एग्जाम्पल ऑफ क्लास इंक्लूसिव, क्लास इंक्लूसिव का हिंदी में पढ़िए, वर्ग समावेशन का क्या उदाहरण है बताना है। पहला अभिकथन दिया है, लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली से दूसरी संकल्पना भारत उप समूह के रूप में वर्गीकरण करने में परेशानी होती है। तो दिल्ली से लेके दूसरे भारत के वर्गीकरण करने में उसको परेशानी हो रही है, इसलिए क्योंकि यह समझना है कि संभावना स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है और सुविनियम सीखने में संसाधित कर सकती है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो परेशानी के लिए करते हैं ए सही है लेकिन आर इसका गलत हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधि शिक्षक और विद्यार्थियों की अपनी भूमिकाओं का विनियम करते हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका दोनों क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, मेथड टीचर और इंस्टीट्यूट देयर रोल क्या इंटरचेंज, दोनों का इंटरचेंज करने में क्या कहता है, ग्रहणशील अधिगम, वर्णनात्मक अध्यापन, पारस्परिक अध्ययन या अनुकूलित अधिगम। तो कौन सा में ये दो एक दूसरे को ये करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को पार्टिसिपेट मतलब पारस्परिक अध्ययन में, तो एक दूसरे क्या करें पारस्परिक अध्ययन करेंगे, तो एक दूसरे को ये करेंगे एक्सचेंज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण और कौशल व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशेष जेंडर जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें खाली जगह के रूप में संदर्भित किया जाता है और खाली जगह के रूप में होते हैं। तो संदर्भित किया जाता है और होते हैं, बताइए। जेंडर भूमिका आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होता है, जेंडर पहचान आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं और जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। चलिए बताइए, ये तो आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो जेंडर स्टूडियो के बारे में बताता है। आप लोग बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, जेंडर रोल क्या होता है, जेंडर रोल क्या कहता है, जेंडर रोल कल्चर और डिफरेंट, तो ये कहता है जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती है, तो इसका सही है। तो उन्हें सांस्कृतिक रूप से समायोजित करते हैं और यह क्या होता है प्रभाषित होता है, तो जेंडर भूमिका के रूप में संदर्भित होता है और यह प्रभाषित, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 25 देख लेते हैं। अभी कथन दिया हुआ है, प्रत्येक बच्चों को खेलने, प्रयोग करने और पुरानी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। हाँ ये सही है, तो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो बचपन क्या है, सार्वभौमिक निर्माण है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या है गलत है, तो ए और आर इसका क्या हो जाएगा दोनों गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है,
प्रत्येक बच्चे क्या बोलता है, सब बच्चे को खेलने और प्रयोग करने की अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर मिलता है। तो सब बच्चों को तो नहीं मिलता, ये तो गलत है। इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि बचपन एक क्या है, सार्वभौमिक निर्माण है। तो बच्चा क्या है, सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। कोई ऑटिज्म टाइप के होते हैं, कोई तेज होते हैं, कोई ये होते हैं। तो सभी के लिए क्या है, सार्वभौमिक नहीं होते, सभी को अलग अलग प्रकार से सिखाया जाता है। तो एक तरीके से निर्माण नहीं करना है। तो ये यार दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लेते हैं, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों की आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग और ये दोनों थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इंग्लिश पढ़िए आप लोग। यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और एक बोलता है ये वाला थिंकिंग, ठीक है। तो दोनों थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रोत्साहित करना चाहते हैं क्योंकि निम्नलिखित में से कौन से रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना। तो ये बताइए सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा। छात्रों उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे के अवसर प्रदान करना, छात्रों को ज्ञान के आकलन करने के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न देना, विषय के व्याख्यान देना और छात्रों को विशेष नोट बनवाना, अवसर परियोजना सौंपना और छात्रों के विषय की जानकारी को याद करवाना। चलिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। छात्रों के लिए अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे का प्रश्न करवाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, क्या बोलता है, अभिकथन एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूल रूप से शैक्षणिक मानकों के विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो समावेशी कक्षा में बना है मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि विशेष बच्चों की मुख्य धारा कक्षा में सीखने में कोई संभावना नहीं होती है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए और आर, इसमें भी दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बोलता है पाठ्यक्रम अनुकूल शैक्षणिक मानकों बोला है ना, मानकों के विशेष बच्चों को निम्न स्तर पर निर्धारण करनी है। और इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, विशेष मुख्य धारा सीखने के लिए कि चिंतन की संभावना नहीं करनी चाहिए। तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए ठीक है, 1 मिनट चार्ज लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 बढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहरबाग के द्वारा सिद्धांत के बारे में निम्न से कौन सा कथन बताया है, सही है बताना है। लॉरेंस कोहरबाग का कौन सा कथन सही है। यह प्रयोगी विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित होता है। यह बच्चों को दुविधा स्थिति को प्रस्तुत करता है। लॉरेंस कोहरबाग बताते हैं यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर प्रभाव को ध्यान रखता है और यह बच्चों के नैतिक विकास की प्रकृति और सटीक अवस्थाओं को निर्देशित करता है। तो लॉरेंस कोहरबाग ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया उसके बारे में बताइए आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यह बच्चों को क्या कहता है, यह बच्चों को दुविधा स्थिति पर बताए थे ना। इसमें क्या था, हिंज नाम का रहता है, हिंज हिंज नाम का रहता है। उसको क्या कहता है, जो मेडिकल शॉप जाता है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसको दवाई लेने का तो स्थिति आ जाता है। उसके बाद पैसा नहीं रहता, या तो चोरी करेगा तो जेल जाएगा, पैसा नहीं मतलब कि यदि दवाई नहीं लेता है तो उसकी क्या होता है, वाइफ मर जाएगी। तो इस प्रकार का जो होता है ये दुविधा करता है। तो ये दुविधा स्थिति प्रस्तुत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इसमें बोलता है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पना से जोड़ने, अवसर प्रदान करने, अपनी कक्षा को सार्थक सीखने, विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो निम्नलिखित में कौन सी शिक्षा नीति सबसे प्रभावी होगी। तो बताइए कौन सा शिक्षा प्रभावी होगी। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक अध्ययन करने के लिए अंत प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे। छात्रों को नई सामग्री संबंधी अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए और उन्हें फिर विषय से जोड़ना चाहिए। और छात्रों के नई सामग्री संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए क्या कहता है, चरण पे मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए और नई सामग्री को व्याख्यान देना, छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण सूची प्रदान करना। कौन सा सही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले देखिए उसको क्या करना, याद करने के लिए करेंगे, पूरी तरीके का चरण मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आप पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्न पुस्तक देने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो छात्रों को क्या करेंगे, नई सामग्री संबंधी अपने स्वयं अनुभव को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और जोड़ेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। विकास के खाली जगह आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा और परिवारों के साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंध के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक में, भाषा में, मनोसामाजिक में या भौतिक में। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मनोसामाजिक में। तो क्या होगा, मनोसामाजिक साइको सोशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोसामाजिक। चलिए आज के इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीटेट का। आज का हम लोग सीडीपी का कंप्लीट हो गया, तो हम लोग का सीडीपी कंप्लीट हो चुका है। हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे सीटेट का जो 2024 का है। तो उसका हम लोग एसएसटी का करेंगे। एसएसटी में जो क्वेश्चन आया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।